नमस्कार दोस्तों। स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं और आज फिर से हाजिर हैं 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो ज़्यादा समय ना गवाकर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर खींचा था वो किसने खींचा था। तो ये सर सिरल रैडक्लिफ थे और 17 अगस्त 1947 को इन्होंने विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच की जो रेखा थी, जो बॉर्डर था, उसका सीमांकन किया था। भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को राष्ट्र बना पाकिस्तान। साफ तौर पर कहें कि पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद फील करता है और भारत से इसका विभाजन होता है। और साथ ही भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत का जो विभाजन हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के बाद हुआ कि दो राष्ट्र बनेंगे, एक पाकिस्तान होगा मुस्लिम राष्ट्र, साथ ही एक हिंदुस्तान होगा जो कि रिपब्लिकन ऑफ इंडिया कहलाएगा। साथ ही अगर हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का, तो वो सर सिरल रैडक्लिफ ने खींची थी और इस रेखा का नाम था रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अगर भारत और चीन के बीच की बात करें या तिब्बत के बीच की बात करें तो मैकमोहन रेखा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो सर सिरल रैडक्लिफ, और इस रेखा का नाम उन्हीं के नाम पर है, रैडक्लिफ रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और जेपी नाम से भी इनको जानते हैं। लोकनायक जेपी जो अन्य नाम थे जयप्रकाश नारायण के, वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और एक प्रसिद्ध राजनेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध इन्होंने विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विपक्ष का नेतृत्व किया था इन्होंने। और 1999 में इनको मरणोपरांत, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही इससे पहले इनको एक पुरस्कार और दिया गया था 1965 में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार था समाज सेवा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। साथ ही अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये समाजवाद का नारा, इनका जो समाजवाद का नारा था वो आज तक गूंज रहा है। जयप्रकाश नारायण का संबंध अगर पॉलिटिकल पार्टी से करें तो सोशलिस्ट पार्टी से पहले ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सदस्य रहे। उसके बाद जनता पार्टी के सदस्य बने। साथ ही इन्होंने इंदिरा गांधी को, जो 1970 में इंदिरा गांधी जी को बात कर रहे थे हम,
इनके विरुद्ध में विपक्ष की जो भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को उनके पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। 1932 में जयप्रकाश नारायण नासिक जेल में बंद थे और यहीं पर वो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं 1932 में जब वो नासिक जेल में थे, वहीं से राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, C.K. नारायण स्वामी और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण नेता थे, उस वक्त के बहुत फेमस जो लोकप्रिय नेता थे, उनके संपर्क में आए, जेल में ही उनके संपर्क में आए और वो CSP में शामिल हो गए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। और बाद में जयप्रकाश नारायण जी की बात कर रहे हैं, जो कि बाद में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। और यही जो पूछा गया सवाल में कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। वैसे तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और जनता दल से ये जुड़े। उसके बाद जो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और C.K. नारायण स्वामी के साथ साथ और भी कई जो उस टाइम के फेमस नेता थे जो जेल में बंद हुए थे, उनके संपर्क में आए और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो आपको याद रखना है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। और क्वेश्चन जो पूछा गया है तो आपको याद रखना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो वो तीनों पार्टियां आ सकती हैं। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की और किन के साथ मिलकर स्थापना की, ये भी सवाल बन सकता है। तो वो सोशलिस्ट पार्टी की आपको याद रखना है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आचार्य विनोबा भावे 1951 में जो संत विनोबा भावे थे, उनके द्वारा स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम था भूदान आंदोलन। स्वेच्छा से इसका ये जो मोटो था कि लोग स्वेच्छा से अपनी भूमि दान करें, ताकि जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन लोग हों, उनको वो खेती बांटी जा सके, दी जा सके। तो विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 के दिन विनोबा भावे के आग्रह पर पहला जमीन दान मिला। आचार्य विनोबा भावे के आग्रह पर 18 अप्रैल 1951 को पहला भूमि दान मिला। साथ ही आचार्य विनोबा भावे ने गांव-गांव जाकर बड़े जो भूमि स्वामी थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनसे अपनी भूमि का कम से कम छठा हिस्सा भूमिहीन किसानों को बांटने के लिए आग्रह किया। साथ ही अभी हमने बात की जयप्रकाश नारायण जी की, तो इसी से भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे और 1953 में JP भूदान आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण भी भूदान आंदोलन से जुड़ गए, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। 1955 में अगर बात करें हम, 1955 में जो भूदान आंदोलन था, इसको ग्राम दान के नाम से जाना गया। साफ तौर पर इसका नामकरण हो गया। जो भूदान आंदोलन था, इसे ग्राम दान आंदोलन के रूप में पहचाना जाने लगा। और विनोबा भावे की बात करें तो 1958 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।
और साथ ही 1983 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये दोनों पुरस्कार अभी हमने बताया जयप्रकाश नारायण को भी मिले थे। और आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जयप्रकाश नारायण, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, काफ़ी प्रभावित थे। 1953 में वो भी भूदान आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है, 1955 में भूदान आंदोलन को ग्रामदान के रूप में पहचान मिली। और साथ ही विनोबा भावे, जो कि भूदान आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, उनको भारत रत्न 1983 में मिला। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1958 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन रखने चाहिए थे ताकि और भी जो नाम थे उनको भी डीप गहरे अध्ययन के साथ हम उन्हें कवर कर सकते। कोई नहीं, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो था 1206 से 1526 ईस्वी तक। और इसी का तीसरा वंश था तुगलक वंश। और उसी की बात कर रहे हैं कि पूछा गया है कि तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन था, या कहें तुगलक वंश का संस्थापक भी वही थे। गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है। तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का पहला सुल्तान था। और संस्थापक की बात पूछे है तो आपको ये भी पता रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। तीसरा जो वंश था तुगलक वंश, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1413 ईस्वी तक इसका पीरियड था। अगला जो वंश था वो था सैयद वंश, जिसका 1414 से 1451 तक टाइम पीरियड था, जिसका संस्थापक खिज़र खां था। अगला जो वंश था और दिल्ली सल्तनत का जो 5वां और आखिरी वंश था लोधी वंश, जिसका कार्यकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। और बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। तो आपको याद रखना है, ये हमने सारे दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में हमने आपको कवर कर दिया। और अभी जो बात चल रही है तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि पहला शासक था। और तुगलकों ने अपना एक नगर बसाया था तुगलकाबाद। तुगलकों ने अपना एक नगर बसाया था, खुद का नगर बसाया था तुगलकाबाद, जो कि दिल्ली में बसाया था, जो वर्तमान में दिल्ली में है। और ये शहर गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था। साथ ही और शहरों जो तुगलक वंश में और भी कई शहर बने, जिसका क्रेडिट फिरोज शाह तुगलक को जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहर बसाए, 300 नए शहर बसाए, जिसमें हरियाणा के 2 शहर हिसार और फतेहाबाद, साथ ही यूपी के 2 शहर फिरोजाबाद जौनपुर तथा पंजाब का फिरोजपुर, ये प्रमुख शहर हैं। साथ ही दिल्ली में एक फिरोजाबाद नाम से भी शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यूपी का फिरोजाबाद और दिल्ली का फिरोजाबाद दोनों फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम है, और 300 की सूची बहुत बड़ी होगी, कौन कौन से बसाए, कुछ शहर होंगे भी नहीं होंगे। तो जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको बता दिया। तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक जो था फिरोज शाह तुगलक, उसने 300 नए शहर बसाए थे। साथ ही गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया था, जो कि वर्तमान में दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो, जो कि जिनको खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है, इनको खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय जाता है। और अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि और शायर, गायक और संगीतकार थे।
तो कई उपलब्धियां इनके पास हैं। कवि, गायक, शायर और संगीतकार थे। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंद का तोता, अगर सवाल पूछा जाए कि हिंद का तोता किसे कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग करने वाले पहले मुस्लिम शासक अमीर खुसरो थे। ठीक है, साथ ही अमीर खुसरो की बात करें तो इनकी कई पीढ़ियां राज दरबार से संबंधित थी। खुद उनकी बात करें तो 8 सुल्तानों का शासन, बहुत बड़ा पीरियड हो सकता है कि 8 सुल्तानों का शासन अमीर खुसरो ने स्वयं देखा था। और अमीर खुसरो की कई पीढ़ियां राज दरबारों से संबंधित थी। ठीक है, और बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की, तो वो पहले मुस्लिम कवि तो थे ही जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। साथ ही पहले कवि इसमें भी थे कि हिंदवी और फारसी, इन तीनों में एक साथ लिखने वाले पहले कवि थे। इन तीनों भाषाओं में एक साथ लिखने वाले पहले कवि थे। साथ ही अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। तो कासगंज, जो उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला है, उसके पटियाली में हुआ। ठीक है, पटियाली, उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, जिला कासगंज। तो अमीर खुसरो का उनको खड़ी बोली के आविष्कार का क्रेडिट जाता है। इसका श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, खड़ी बोली का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था जो कि सर टॉमस मुनरो ने शुरू किया। और जो सर टॉमस मुनरो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेना अधिकारी था और एक राजनेता भी था। टॉमस मुनरो को मद्रास जो सूबे था भारत में, उसका गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1820 से 27 तक। ये मद्रास का गवर्नर बना। साथ ही अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास का ये जो गवर्नर था, तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें एक जिला था वारामहल जिला। यहाँ पर सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई 1992 ईस्वी में। मद्रास प्रेसिडेंट के वारामहल जिले में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? इसके तहत कंपनी और रैयत, जो किसानों के बीच, रैयतों के बीच, या जो शब्द था रैयतों, किसानों की बात कर रहे हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी तथा किसानों के बीच सीधा संबंध और समझौता होता था। राजस्व निर्धारण या कर जो वसूली के लिए जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं थी। इसमें कंपनी और किसानों के बीच डायरेक्ट समझौता था, जिसमें बिचौलिए और जमींदारों का कोई रोल नहीं होता था। प्रत्येक किसानों का पंजीकरण होता था। जो पंजीकृत किसान था उसे टॉमस मुनरो द्वारा भूमि का स्वामी माना गया है। तो टॉमस मुनरो ने ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, जो थी कि कंपनियों और किसानों के बीच बिचौलियों की भूमिका को दूर करना। तो आपको याद रखना है, बिचौलिए और जो जमींदार थे उनकी भूमिका को दूर करना, किसानों और कंपनी के बीच में मध्यस्थता बनाना रैयतवाड़ी बंदोबस्त का काम था। साथ ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं तो एक महालवाड़ी व्यवस्था भी थी। महालवाड़ी व्यवस्था, ये भी काफ़ी चर्चित है। महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें 2 शब्द हैं, एक महाल और एक वाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं।
महालवाड़ी। महाल का जो अर्थ है वो है गांव, मोहल्ला, कस्बा। साथ ही वाड़ी का जो अर्थ है वो है प्रबंधन। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत सामूहिक रूप से गांव के प्रधान को उपज का अंश सरकार को देना पड़ता था। मतलब इसमें जो मीडिएटर था, अगर सरकार टैक्स ले रही है तो उस टैक्स को गांव का प्रधान सामूहिक रूप से टैक्स को कलेक्ट करके सरकार को उपज का अंश दे देता था। और महलवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया। तो आपको याद रखना है, महलवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग को महलवाड़ी व्यवस्था का श्रेय जाता है। मतलब महलवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी जो दो व्यवस्थाएं हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, दोनों के बारे में हमने बताया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो व्यवस्था की थी वो सर थॉमस मुनरो ने, साथ ही महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। और शिवाजी की बात करें तो 6 जून 1674 में रायगढ़, जो कि शिवाजी की राजधानी थी, रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। इसलिए आपने देखा होगा कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। और 1674 में ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी इन्होंने। तो मराठा साम्राज्य पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी 1674 ईस्वी में। इसके लिए, जो मराठा साम्राज्य की नींव रखने के लिए औरंगजेब से, जो कि मुगल शासक था औरंगजेब, उससे संघर्ष करना पड़ा। और औरंगजेब ने इस संघर्ष के बाद ही शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, शिवाजी से संबंधित और क्वेश्चन बन सकते हैं कि पिता का नाम, माता का नाम। तो पिता का नाम शाहजी और साथ ही माता का नाम था इनकी जीजाबाई। साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है संतानों से संबंधित, तो इनकी कई संतानें थी। तो इनमें जो 3 प्रमुख हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। जो 3 प्रमुख संतान थी, संभाजी, राजाराम, राडूबाई। आपको याद रखना है ये 3 हैं, उसके साथ और भी कई नाम हैं। तो संतानों से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है कि शिवाजी की संतान, तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिया जाएगा और आपको उससे कलेक्ट करना है। वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। और साथ ही शिवाजी की बात करें तो मराठा साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो संस्कृत के साथ साथ मराठी थी। ठीक है, मराठी और संस्कृत, जो मराठी और संस्कृत मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी। ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी और संस्कृत। साथ ही हमने जो बताया कि मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी और यहीं पर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वहीं से ये छत्रपति कहलाए। अगला क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से ये आया था भारत में। इब्न बतूता की बात कर रहे हैं हम। इब्न बतूता एक विद्वान था, लेखक था और एक अरबी यात्री था, जो कि मक्का, मदीना और दुनिया के कई हिस्सों में घूमने की इच्छा रखता था और भारत में भी आया ये।
और अगर मुस्लिम यात्रियों के विवरण की बात की जाए तो सबसे महान इब्न बतूता को ही माना गया है मुस्लिम यात्रियों में। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? तो मोरक्को से आया, और ये एक प्रसिद्ध विद्वान, लेखक तथा एक अरबी यात्री था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो राष्ट्रपिता थे हमारे महात्मा गांधी जी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ। और आज़ादी की लड़ाई में जो दो अहम पड़ाव थे उसमें सबसे पहला जो योगदान था वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जाता है। साथ ही दूसरा योगदान गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बम्बई में एक मीटिंग होती है जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ संशोधन के तहत स्वीकार कर लिया गया। इसमें कुछ संशोधन किए और इसे स्वीकार कर लिया गया था। 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के जो कुछ संशोधन किए गए उसके साथ भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। और 9 अगस्त 1942 जो कि पूछा गया क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसमें गांधी जी का एक मंत्र था, एक नारा था, करो या मरो। तो काफ़ी फेमस नारा है, करो या मरो, जो कि गांधी जी ने दिया था। और साथ ही अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें, क्रिप्स मिशन की अभी हमने चर्चा की, तो इसके बारे में आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन उस वक्त ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे 8 अगस्त 1942 की बात कर रहे हैं हम, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके द्वारा ब्रिटिश संसद में एक सदस्य और मजदूर नेता थे, उन्हीं के सदन की बात कर रहे हैं हम, जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या करते हैं कि इनके नेतृत्व में, ये अपने नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन भेजते हैं। ठीक है, इसका जो क्रिप्स मिशन का जो वास्तविक उद्देश्य यही था कि इसमें जो विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें भारतीयों का ये सहयोग चाहते थे कि भारतीय युद्ध लड़ें, मतलब हमारे समर्थन में युद्ध लड़ें। तो ये जो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भेजा गया था, और इसी के कारण, इसकी असफलता के कारण 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो महात्मा गांधी लौटे थे 1915 में। तो आपको डेट भी याद रखनी है, 9 जनवरी 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और साथ ही जो ये भारत गए थे वो जो डेट थी वो 7 जून 1893 7 जून 1893 में गांधी जी ने सर्वप्रथम जो सविनय अवज्ञा शब्द था इसका इस्तेमाल किया था। सविनय अवज्ञा शब्द का इस्तेमाल किया 7 जून 1893 में। और 1893 में ही ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। और वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका में ये सवाल भी पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कहाँ रहते थे, तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में गांधी जी रहते थे। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक बार रंग रूप को लेकर भेदभाव हुआ। वो ये था कि दक्षिण अफ्रीका में एक बार ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उस वक्त इनके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का पास था। टिकट होने के बावजूद भी सफ़ेद रंग का ना होने के कारण
इनको कंपार्टमेंट से निकल जाने को कहा गया। महात्मा गांधी ने रंग भेद के खिलाफ अपना आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, जिससे जो दक्षिण अफ्रीका के पहले जो राष्ट्रपति हुए, पहले जो राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं हम, नेल्सन मंडेला की, तो उन्होंने गांधी जी की विरासत को, जो रंग भेद की विरासत, मतलब रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन किया था गांधी जी ने, तो उस आंदोलन को नेल्सन मंडेला ने आगे बढ़ाया। और नेल्सन मंडेला गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और साफ तौर पर कहें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। ठीक है। और नेल्सन मंडेला दूसरे भारतीय हैं, अभी तक दो ही भारतीयों को भारत रत्न, दूसरे विदेशी हैं। नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं हम, भारत रत्न की बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से भारतीय हैं जो वो कौन से विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। तो दो ही विदेशी नाम हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। पहले थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले व्यक्ति थे, पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। और दूसरा नाम नेल्सन मंडेला का था, नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। और भारत रत्न की बात हमने की, सिर्फ दो ही विदेशियों को अब तक दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी भी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनकी तरह ही अहिंसा के मार्ग पर और अहिंसक समर्थक थे, और अहिंसा का पाठ उन्होंने गांधी जी से ही सीखा। तो आपको याद रखना है, नेल्सन मंडेला जो कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अहिंसक मार्ग के समर्थक थे, और अहिंसा का पाठ इन्होंने गांधी जी से ही सीखा। तो क्वेश्चन जो था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो 9 जनवरी 1915 आपको याद रखना है, महात्मा गांधी भारत लौटे 1915 में। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि हमने बहुत डीप में जाकर इन पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, होंगे बहुत 10 खास क्वेश्चन हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री की सीरीज़ हमने पहले भी बताया लंबी जा सकती है। फिलहाल ये 10 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण थे, और इन 10 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब पर भी हमने चर्चा की। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि उनको कोई हेल्प हो सकती है हमारे इन वीडियोस से, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, उनको जोड़िए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।